नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। पड़ोसी बदल सकते हैं लेकिन भूगोल नहीं। लेकिन जब पड़ोसी देश के समीकरण बदल जाएं तो भूगोल की सुरक्षा पर सवाल जरूर उठते हैं। बांग्लादेश में हुए ऐतिहासिक चुनावों में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है। 300 सीटों वाली बांग्लादेश की नेशनल असेंबली में 200 से अधिक सीटें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत ली और ये पार्टी मरहूम जियाउर रहमान और मरहूम प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी है। चुनावों से कुछ दिन पहले ही बेगम खालिदा जिया का इंतकाल हो गया है और अब इसकी कमान उनके बेटे तारिक रहमान के हाथ में है, जो बहुत दिनों के निर्वासन के बाद वापस बांग्लादेश आए थे। तो बांग्लादेश की आज़ादी के बाद दो ही पार्टियां ज़्यादातर सत्ता में रही हैं, शेख हसीना की पार्टी और खालिदा जिया की पार्टी। शेख हसीना की आवामी लीग और खालिदा जिया की बीएनपी। तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए पावर सेंटर हैं। फिलहाल पीएम मोदी ने तुरंत बधाई देकर ओलिव ब्रांच बढ़ा दिया है। हालांकि चुनावों के दौरान लगे भारत विरोधी नारे और जमाते इस्लामी का मजबूत होना हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि चुनाव में जमात को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। जब जमात वहां एक कट्टरपंथी जमात कही जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शेख हसीना की भारत में मौजूदगी अब दोनों देशों के बीच कांटा बनेगी, क्योंकि बांग्लादेश का नया निजाम उन्हें वापस मांग रहा है और नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और खालिदा जिया की अवामी लीग, या यूँ कहें कि खालिदा जिया और की बीएनपी और जो शेख हसीना उनकी अवामी लीग के बीच कट्टर दुश्मनी है पुरानी, और इन दोनों नेताओं के बीच भी। तो अब देखने वाली बात क्या होगी। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीएनपी के दौर में पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी समूहों को फिर से बांग्लादेश में पनाह मिलेगी। क्या तारिक रहमान इंडिया आउट कैंपेन के दबाव में चीन और पाकिस्तान के करीब जाएंगे। हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मसले पर नई सरकार के तहत वहां के अल्पसंख्यकों को किस तरीके से सुरक्षा मिलेगी, उनका भविष्य क्या होगा। बहरहाल बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन भारत की प्राथमिकता अपनी सीमाएं और अपने हित में पहले हैं। तारिक रहमान के लिए चुनौती है कि वो नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली के साथ विन विन संबंध बनाएं। 17 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में वापस लौटी है। एक लंबा संघर्ष, क्योंकि एक अस्थिर बांग्लादेश पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। और हाल की जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है हमारे और बांग्लादेश के बीच नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। खूब तालियां बजाई जब पाकिस्तान बांग्लादेश के पक्ष में खड़ा हुआ, और जब बीसीसीआई और आईसीसी ने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम भारत के साथ कहीं कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो बांग्लादेश में भी खूब तालियां बजी और पाकिस्तानियों ने पुराने संबंध भी कुरेदे कि भाई आप हमारा ही हिस्सा थे। इससे हम कैसे निपटेंगे। मंथन में आज यही बड़े सवाल। बीएनपी की चीफ बेगम खालिदा जिया के इंतकाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की थी और उन्होंने बेगम खालिदा जिया के साथ एक पुरानी मुलाकाती तस्वीर भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की थी। उस वक्त ही लगने लगा था कि बांग्लादेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसके परिणामों का पूर्वाभास है हमें। एक डिप्लोमेटिक कदम था। हालांकि अगर कोई फौत हो जाता है तो ये हमारी नैतिक दायित्व बनता, जिम्मेदारी बनती है उसके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करें। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बेगम
के साथ अपने रिश्ते, अपने मजबूत रिश्तों की तस्वीर शेयर की थी, उससे भारत की पहल साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन हमारी चिंताएं हैं कि पाकिस्तान और चीन, अब तो चीन का क्या ही कहें क्योंकि चीन के साथ हमारे भी संबंध अच्छे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति जो है उसको लेकर कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक पेज पर आए तो फिर हमारे लिए मुश्किलें हैं, और जो क्रिकेट डिप्लोमेसी से डिप्लोमेसी की तरफ जाते दिख भी रहे हैं। अब तारिक रहमान साहब भारत के साथ कैसे बैलेंस रखते हैं, बांग्लादेश में मौजूद उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो शेख हसीना के पीड़ित रहे हैं। मैं सुन रहा था, तमाम युवाओं की बातें सुन रहा था बांग्लादेश में चुनाव के दौरान जब वोट डालने गए थे कल, वो ये कह रहे थे कि अब हमको खुलकर बोलने की आज़ादी है। पहले अगर हम बोलते थे तो मुकदमे लिख जाते थे, गिरफ्तारियां होती थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ताला लग गया था। कमोबेश इस तरह की स्थिति एशिया में कई देशों में बन रही है। भारत का विपक्ष ये आरोप लगाता रहता सत्ता पक्ष के खिलाफ कि यहाँ भी बोलने कहने की आज़ादी खत्म हो रही है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जो 17 साल बाद जो दल बांग्लादेश में सत्ता में वापस आया है, और ये दल भी उसी स्वतंत्रता संग्राम से निकला हुआ दल है जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए वहाँ के तारिक रहमान के मरहूम वालिद साहब ने जो लड़ाई लड़ी, वो भी उस संग्राम का बड़ा हिस्सा थे। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और जियाउर रहमान साहब इसके पार्टी के संस्थापक रहे हैं। बाद में उनकी बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री भी हुई, बांग्लादेश की सुप्रीम लीडर रहीं, और इसकी विचारधारा है बांग्लादेशी राष्ट्रवाद, इस्लामिक सांस्कृतिक पहचान, बहुदलीय लोकतंत्र। वो एक वन पार्टी डेमोक्रेसी का समर्थन नहीं करते, साहब चुनाव ही ना हो और हमारी पार्टी ही डेमोक्रेसी लाएगी और हम ही डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं कहते। और इनका जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल है अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी, जो भारत में निर्वासन काट रही हैं, इस चुनाव में बहुत कुछ महत्वपूर्ण तरीके से उनकी पार्टी वहां दिखी नहीं चुनाव लड़ते हुए। और बीएनपी की जो धारा है वो बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाती है, और यह अवधारणा 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत को स्वीकार करते हुए देश की स्वतंत्रता, पहचान और संप्रभु विदेश नीति पर जोर देती है। 1991 से 1996 और 2001 से 2006 में तक बीएनपी की सरकार रही। 2001 से 2006 के कार्यकाल में इस पार्टी पर विपक्ष ने कट्टरपंथी समूहों को स्पेस देने के आरोप लगाए थे कि जो बीएनपी है वो कट्टरपंथी समूहों को साथ देती है, जिनका संचालन पाकिस्तान से होता है। पार्टी का सामाजिक आधार शहरी, मध्यम वर्ग, व्यापारिक समुदाय और कुछ ग्रामीण इलाकों में भी मजबूत माना जाता है। भारत के साथ जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, बीएनपी सरकारों के दौरान भारत से संबंध अपेक्षाकृत ठंडे रहे, बड़े गर्मजोशी वाले संबंध नहीं रहे। खालिदा जिया जब भी प्रधानमंत्री रही हैं तो भारत से बहुत गर्मजोशी वाले संबंध नहीं रहे, सो ठीक ठीक रहे। लेकिन शेख हसीना से संबंध बहुत अच्छे रहे, लेकिन वो सरकार में नहीं, उनकी पार्टी अभी आती भी नहीं दिख रही कहीं भी। खासकर सीमा सुरक्षा और उग्रवाद के मुद्दे पर संबंध अपेक्षाकृत ठंडे रहे। इसके विपरीत अवामी लीग के दौर में सुरक्षा सहयोग और कनेक्टिविटी तेज हुई है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अवामी लीग तो इस चुनाव में कहीं कुछ भी नहीं कर पाई और उनकी सुप्रीम लीडर निर्वासन काट रही भारत में, ऐसा कहा जाता है। हाल के बयानों में बीएनपी नेतृत्व ने बराबरी और पारस्परिक सम्मान पर आधारित संबंधों की बात कही है, यानी टकराव नहीं पर रणनीतिक दूरी की गुंजाइश है। अब जो सुप्रीम लीडर हुए हैं पार्टी के तारिक रहमान, जियाउर रहमान के बेटे, खालिदा जिया के बेटे प्रधानमंत्री बनेंगे बांग्लादेश के। 1967 में उनका जन्म हुआ। पिता उनके जियाउर रहमान, जैसा मैंने बताया, माता खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, और बीएनपी के अब तो चीफ ही हैं, शीर्ष नेता हैं। 2000 के दशक में पार्टी संगठन को एक युवा चेहरा के रूप में उन्होंने नेतृत्व दिया। 2008 के बाद से लंदन में निर्वासन काट रहे थे। बांग्लादेश की अदालतों में भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में सजा, मुकदमे उन पर बहुत सारे थे, भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप थे।
समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध मानते हैं। बीएनपी के समर्थक और तारिक रहमान साहब के समर्थक कहते हैं कि ये राजनीतिक मुकदमे थे। तारिक रहमान को सत्ता से दूर रखने के लिए शेख हसीना की पार्टी ने या शेख हसीना की सरकारों ने उन्हें वहां से बाहर किया। आलोचक इसे कानूनी जवाबदेही कहते हैं। हालिया चुनावी परिदृश्य में उनकी वापसी नेतृत्व को बीएनपी की पुनर्स्थापना के रूप में देखा जा रहा है। उनकी विदेश नीति की झलक सार्वजनिक रूप से नजर आती है जब वो कहते हैं कि वो भारत सहित पड़ोसियों से संतुलित संबंध चाहते हैं। चीन और पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक सहयोग की बात भी वो तारिक रहमान करते हैं। यानी मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी क्या है ये डिप्लोमेट ही बता पाएंगे। और भारत के लिए संभावित जो स्थितियां हैं, सुरक्षा के जो सहयोग के मसले में बीएनपी परंपरागत रूप से अवामी लीग जितना सुरक्षित सहयोगी नहीं मानी जाती, पर खुला टकराव भी संभव नहीं दिखता। यानी असंभव है। सीमा, नदी पार व्यापार, व्यापारिक मुद्दे पर वार्ता जारी रहेगी। टोन बदल सकता है, ढांचा नहीं। घरेलू राजनीति का असर, बीएनपी का रुख आंतरिक राजनीतिक संतुलन यानी इस्लामी दलों के साथ समीकरण से प्रभावित हो सकता है। जैसा हम कहते हैं कि जो इस्लामी कट्टरपंथ, या उसे दूसरे शब्दों में इस्लामिक धड़ों की बात कर सकते हैं, ना कट्टरपंथ कहें लेकिन मूल रूप से रहता वही है। तो कुल मिलाकर ये इस पार्टी का पूरा खाका है जो हमने आपके सामने रखा है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान विश्लेषक इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रघुवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वाति चंद्रशेखर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, जानी मानी पत्रकार रही हैं। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमिताभ कुमार इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विदेशी मामलों के जानकार हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं और निपुण आलम बायन फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। निपुण जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। निपुण जी, तारिक रहमान और बीएनपी के सत्ता में आने के मायने, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 300 की असेंबली में 200 से अधिक सीटें, प्रचंड बहुमत। क्या ये महा ना जाए? क्या इस बात की तस्दीक ये बहुमत करता है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से एक बार शेख हसीना, एक बार खालिदा जिया, एक बार शेख हसीना, एक बार खालिदा जिया, लेकिन 17 साल बाद बेगम खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आई। हालांकि अब बेगम इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे अभी चुनावों से थोड़े दिन पहले ही वो मरहूम हो गई। स्थितियां जो दिख रही हैं, 17 साल बाद पार्टी सत्ता में आई है। क्या शेख हसीना ने इतना कंप्रेस कर दिया था बांग्लादेश की जनता को कि ये एक तरीके से वोट में तब्दील होके महा बहुमत, प्रचंड बहुमत, 2/3 से अधिक, 200 से अधिक सीटें जीती? तो इस जीत की एक तो आपको क्या वजह दिखती है, और उसके अलावा जो ताना बाना होगा, क्योंकि जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतरीन तो नहीं है इस दल की सरकार के साथ हमारा। निपुण जी। जी देखिए, आपने जो प्रश्न किया, पहले तो हम बात करें कि ये जो डुअल पार्टी का एक सिस्टम हमको बांग्लादेश में देखने को मिला 91 से, हम लोग मेनली कह सकते हैं कि 91 से ये दो ही पार्टियों में एक हम कह सकते हैं स्विचिंग होती रही। 2 बार इसमें बीएनपी और 5 बार आपका अवामी लीग की सरकार बनी थी। लेकिन इस बार डिफरेंट था क्योंकि अवामी लीग तो फाइट में थी ही नहीं, और जब अवामी लीग फाइट में नहीं थी तो ये दो पार्टी का जो एक रूल था वो तो अब की बात नहीं रहा। और दूसरा प्रश्न आपका जो था, पहले उस प्रश्न की हम बात करें कि क्या कि शेख हसीना ने इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया था लोगों को, इतना परेशान कर दिया था कि इस प्रकार की जो जीत मिली है वो बीएनपी को मिली है। अगर वाकई में शेख हसीना ने इतना ज्यादा परेशान किया था तो मैं मानता हूं कि जीत होनी चाहिए थी जमात इस्लामी की और जमात इस्लामी के द्वारा बनाए गए अलायंस की, क्योंकि बीएनपी के जो सुर थे वो सुर वैसे ही थे जो पहले हमने कभी अवामी लीग के सुर देखे हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पे आप नजर डालें तो वहां पे आपको 2 घड़े स्टार्टिंग से 1971 से आपको देखने को मिलेंगे।
एक वो जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करता है और एक वो जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को पसंद करता है। सेकुलर फैब्रिक को लेके चलिए, वहां पर अवामी लीग 71 से हम देखें मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, और उसके फिर काउंटर में हम देखें तो बीएनपी लेके चली, इस्लामिक और नेशनलिज्म को लेके चली। जो ये बीएनपी है, बीएनपी का पूरा फोकस रहा हमेशा कि ये पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बनाए, बंगाली नेशनलिज्म को लेकर चले और साथ ही इस्लामिक नेशनलिज्म को लेकर चले। लेकिन इस बार जब क्या था कि अवामी लीग आउट थी, तो बीएनपी ने कहीं ना कहीं जो अवामी लीग का पॉलिटिक्स थी उसको साधने का प्रयास किया। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जब आप बीएनपी का मैनिफेस्टो देखेंगे जो इस बार चुनाव में था, उसमें मैनिफेस्टो में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, चाहे फॉरेन पॉलिसी की बात करें या हम बात करें उनके इंटरनल रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स क्या रहने वाली है। जहां जमात इस्लामी अपने मैनिफेस्टो में लिख रही थी कि हम शरीयत लॉ लागू करेंगे, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे और साथ ही फॉरेन पॉलिसी में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ हम गठजोड़ बनाएंगे। लेकिन वहीं बीएनपी ने क्या लिखा अपने मैनिफेस्टो में? बीएनपी ने कहा कि हम सेकुलर फैब्रिक को लेके चलेंगे, हिंदू माइनॉरिटी या किसी भी तरह की माइनॉरिटी को सिक्योरिटी देंगे और साथ ही बैलेंसिंग अप्रोच फॉरेन पॉलिसी में रखेंगे। हम किसी के प्रॉक्सी नहीं रहेंगे और बांग्लादेश के हितों को हम प्राथमिक रखेंगे। ये इनकी मैनिफेस्टो में था। तो बीएनपी स्पष्ट रूप से जानती थी कि अवामी लीग के बहुत भारी वहां पर बहुमत है, मेजोरिटी रही है, और अब चौथा कार्यकाल था जब शेख हसीना को वहां से आना पड़ा। तो चौथे कार्यकाल से अगर कोई पार्टी रही है तो यानी कि एक बड़ा जनाधार उनका रहा। अगर उसको आपको साधना है, उसको अगर बटोरना है, तो आपको आना तो होगा आप ये किसके कह रहे लाइन हैं पर? कि जो अवामी लीग जो के। जो अवामी लीग के मतदाता थे उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, बीएनपी ने वो प्लेटफॉर्म दे दिया और उसकी जीत हो गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अवामी लीग के समर्थकों ने समझा कि जमात को अगर तो क्या हम लाएंगे बड़ी तो वो आसानी से हम इस्लामिक। मान लें कि साहब जो अवामी लीग के साथ हमारे रिश्ते थे वो इसके साथ भी हो जाएंगे? इतना सरल मसला तो नहीं है। नहीं नहीं, देखिए क्या था कि परंपरागत रूप से हम देखें तो बीएनपी ने एंटी इंडिया पॉलिटिक्स की है। लेकिन अभी जो सिग्नल हमको दिख रहे हैं, जैसे जब खालिदा जिया बीमार थी तो पीएम मोदी का उनको मैसेज जाना, संदेश जाना, उनके इंतकाल पर खुद निपुण जी, हमारे हम लोग विदेश बहुत मंत्री जल्दी का देख जाना। लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, हम लोग बहुत जल्दी देखने लगते हैं। अभी मुझे लगता है कि अभी अभी मैंने तो इस कार्यक्रम की प्रस्तावना में भी इस बात को कहा कि जब अभी खालिदा जिया का इंतकाल हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने एक तस्वीर डाली अपने साथ उनके रिश्तों की। तो कहीं ना कहीं भारत को इस बात का आभास, एहसास रहा होगा कि भाई हम वहाँ पर इस तरह की सरकार आने वाली है। और ठीक है, अगर कोई फौत होता है, कोई इस तरह की स्थितियाँ होती है तो हमारा कर्तव्य है, एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते नरेंद्र मोदी जी ने वो किया होगा। लेकिन जब एक मजबूत रिश्ते की एक तस्वीर शेयर की जाती है तो उसके फिर राजनीतिक मायने भी होते हैं, डिप्लोमेटिक भी मायने होते हैं। अब वो जरा खूबियाँ बताइए जो हम देख रहे हैं इस समय, जो हमें देखना चाहिए, निपुण जी। नहीं देखिए, मैं इसमें एक बात कहूंगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी अब पहले से बहुत डिफरेंट है। क्या आप कल्पना कर सकते थे कि कभी हम तालिबान से बातचीत करेंगे? आपने कल्पना की थी कि कभी तालिबान के साथ हम हाथों में हाथ डालेंगे? देखिए, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी चलती है। कुछ बेसिक हमारे फंडामेंटल्स होते हैं, उनको हम लेके चलते हैं। लेकिन क्या आप ये सोचेंगे कि हम अवामी लीग के बाद बीएनपी से बात ना करें और चीन और पाकिस्तान को सजा के बांग्लादेश दे दें? ये संभव नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, रुख अभी बदला हमने है दिया, बीएनपी अभी का। क्रिकेट डिप्लोमेसी में दे दिया हमने सजा के, हमने जो नहीं, हरकत की ये वो कौन सी हमने दे गवर्नमेंट दिया। थी चुनाव से? अभी हमने देखो, दिया ना कि चुनाव से दोनों एक पहले। पेज पर आ गया। मैंने तो शुरुआत में इस कार्यक्रम में कहा कि दोनों ने बांग्लादेश के पे मसले पर गए, हमने उनके खिलाड़ी को निकाला, पाकिस्तान पे कूद कर आ गया, खूब तालियां बजवाई वहां पर उन लोगों ने। तो हमने अभी नहीं कहीं ना कहीं चूक हुई हमसे। नहीं, देखिए एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं क्रिकेट की, वो तो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है। और मोहम्मद यूनुस तो लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके इतने संबंधों को खराब कर दें कि कोई भी सरकार आ जाए, खुद शेख हसीना दोबारा फिर आ जाए तो वो संबंध ठीक ना कर पाए। उनकी तो पूरी कोशिश ये थी। और दूसरा, पाकिस्तान को लेकर तो आपको भी सोचिए ही मत। देखिए, पाकिस्तान है जस्ट मोरा, ये चीन का ही पूरा फैलाया जाल था कि चीन ने पाकिस्तान को यूज किया और पाकिस्तान जाके, पाकिस्तान के पास क्या है ऐसा जो वो सर, बांग्लादेश को दे देगा? मेरी बुद्धि में आ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा
कि हम पता नहीं सुबह उठते हैं चीन की माला जपने लगते हैं, शाम को अमेरिका अमेरिका करने लगते हैं, और फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान चीन का मोहरा है, ये है वो, इन बातों का क्या मतलब बचा भाई? हमारी अगर डिप्लोमेसी, आप खुद बता रहे हैं कि जब हम अफगानिस्तान से बात करें तो हमारी डिप्लोमेसी समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज होती है। हमने सुबह देखा कि हमारे लिए फायदा, उसकी माला जपने लगे, बम बम करने लगे, हर हर बम बम करने लगे, उसके बाद शाम को, फिर शाम को आ गए। तो ये तो अब समझ ही में नहीं आ रहा कि भाई चीन के साथ क्या है, हमारा कौन बड़ा करीबी है। अचानक हम रूस बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बाद अचानक फिर होता है कि साहब ट्रम्प साहब कुछ डिक्टेट कर देते हैं, हम भाग खड़े होते हैं। क्या मसला है इसका? यही तो होता है विदेश नीति। अगर इतनी आसान होती तो बात ही अलग होती। विदेश नीति में इतनी तो जटिलताएं होती हैं। खुद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व की जो राजनीति पहले से जटिल थी अब और जटिल हो गई है। और यहाँ पर एक बात नियम है, मैं सिंपल सा नियम हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चलता है, नथिंग इज द परमानेंट। यहाँ कोई चीज स्थायी नहीं होती। परिस्थिति जैसे जैसे बदलती है, रिलेशंस बदलते हैं। जो कल किसी और का था आज वो आपका हो सकता है, जो आज आपका है वो कल किसी और का हो सकता है। अभी आप देखिए 1 साल से क्या चल रहा था अमेरिका से, संबंध कितने खराब, और लगातार अमेरिका क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि लगातार संबंधों को एकदम बहुत ऊंचाई लेके जाए। चीन के साथ हमारे संबंध कितने खराब थे, इन दिनों बीच में क्या हो रहा है, चीन लगातार हमारे से नजदीकी बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये संबंधों की प्रकृति होती है कि यहाँ पे कुछ तनाव, कुछ सहयोग, कई बार बिल्कुल सहयोग देखने को मिलता है, जैसे भारत भूटान के हम जो रिलेशन हो नई गए। सरकार है, तारिक रहमान की सरकार, हम उम्मीद करें कि क्या बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे मधुर हो जाएंगे, ये उम्मीद करें हम। मैं तो लेके चल रहा हूँ, मैं तो ये लेके चल रहा हूँ कि जमात या जो उसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उससे बेटर होंगे। पर मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा कि अवामी लीग जैसे होंगे, पर प्रेजेंट गवर्नमेंट से जो प्रेजेंट रिजिम था उससे बेटर होंगे। मतलब भागे भूत की लंगोटी सही कुछ तो मिला, पकड़ो, ये वाली जी, स्थिति है कुल मिला के। ये भी आप कह सकते स्वाति हैं। चंद्रशेखर, स्वाति चंद्रशेखर, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, स्वाति चंद्रशेखर पास आऊंगा, हमें ब्रेक का इशारा हो, एक ब्रेक ले रहे हैं। बांग्लादेश में बीएनपी को सत्ता, क्या बदलेगा समीकरण, भारत के साथ रिश्ते क्या होंगे, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे एक्सपर्ट हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की प्रवक्ता स्वाति चंद्रशेखर से। स्वाति चंद्रशेखर लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़ी रही हैं। स्वाति चंद्रशेखर अभी मौजूद नहीं हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में। मनीष शर्मा, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, बीएनपी की जीत, भारत के संबंध, बदलता वर्ल्ड ऑर्डर? मनीष। दो तीन चीजें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बेसिकली वहाँ जो बांग्लादेश में परिवर्तन हुआ है, एक तो ये समझिए कि आमतौर पे जो ये पार्टी भी वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट का ही हिस्सा रही है। वहाँ की जो स्थापित नौकरशाही है, सिविल सोसाइटी है, या स्थापित जो उस तरह का सत्ता का हिस्सा रहा है, या सेना का जो रहा है, तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो लग रहा था कि एक एकदम नया इस्टेब्लिशमेंट बांग्लादेश में स्थापित होगा, और वो या तो बहुत कट्टर दिशा बढ़ेगा या बहुत उस तरह का आगे बढ़ा हुआ हिस्सा होगा। उसके बजाय बांग्लादेश ने फिर से एक तरह से कह लीजिए कि बीच का रास्ता अपनाया है, और एक नया या ढर्रे वाली पॉलिटिक्स को क्या समर्थन किया, ढर्रे वाली पॉलिटिक्स को समर्थन किया फिर से? ढर्रे वाली पॉलिटिक्स का समर्थन किया है क्या बांग्लादेश ने एक बार? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक इस्टेब्लिश पार्टियों का ही एक हिस्सा जो ऑलरेडी जिसका वजूद है बांग्लादेश में, स्थापित है लंबे समय से। और ये बीएनपी भी भले वो 18 साल बाहर रहे हों, लेकिन उनका बीएनपी पे पूरा कंट्रोल रहा है। हर पॉलिटिकल चीजों पे बयान आते रहे हैं, और पूरी पार्टी उनकी उसी तरह से रन करती रही है, कोई गैप नहीं है उसमें। वो ये कुछ ही पार्टियां ऐसी हैं जिसके बड़े नेता बाहर रह करके संचालित करते हैं, जैसे पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन, वो जो उनकी एक पार्टी रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक इस्टेब्लिशमेंट का ही हिस्सा है। एक उसमें खतरा जरूर ये आ गया है कि जमात पहली बार बहुत ताकतवर होकर उभरी है, मतलब ये अपने इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। वहां पे उसका दबाव इस सरकार पे रहेगा लगातार।
अगर थोड़ी भी कोई स्थितियां कोई स्पेस छोड़ेगी अगर ये बीएनपी, तो जमात के अभी वहां ताकतवर होने का स्पेस बना रहेगा। तो एक तो हम लोगों को लगता है कि इसको इस रूप में समझना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग इसको भारत के संदर्भ से देखें, तो हसीना के साथ जो हमारा रिश्ता था उसको बहुत व्यक्तिगत स्तर पे भारत की सरकार लेके चली गई। और वहां जो हसीना की सरकार के द्वारा जो वहां लोकतांत्रिक क्षरण किया जा रहा था, बहुत दमन किया जा रहा था बड़े पैमाने पर। आज भी वहां 3400 लोग लापता पाए जाते हैं, मतलब 4,000 5,000 उस तरह के पावरफुल लोग जो राजनीतिक लोग जो है गायब पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को जेल में भेजा गया। इन सारी चीजों को इग्नोर किया भारत सरकार ने, और हसीना से उस दौर में भी बहुत उसी तरह का रिश्ता बनाए रखा। तो हसीना के खिलाफ जैसे जैसे बांग्लादेश में गुस्सा बढ़ता गया, भारत के खिलाफ भी उसी तरह से गुस्सा बढ़ता गया। आप देख रहे होंगे इस समय जो बांग्लादेश का के साथ रिश्ता है। तो हालांकि बीएनपी ने कहा है कि हम ठीक करेंगे, हम किसी के साथ किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे, न चाइना के साथ, न पाकिस्तान के साथ, न भारत के साथ। उन्होंने एक रुख बदला है, ये पार्ट 2 है। नहीं तो बीएनपी को, अगर पुराने इतिहास को हम लोग देखेंगे तो आज के बीएनपी को नहीं समझ पाएंगे। बीएनपी का जो पुराना इतिहास है वो तो मान लीजिए बहुत दूसरे तरह का है। ये तो डार्क प्रिंस कहे जाते थे उस दौर में जी। और हवा महल से पूरे सत्ता को संचालित किया करते थे। हवा महल वहां का रूलिंग कह लीजिए प्रधानमंत्री के आवास से बस कुछ ही बगल में ही एक हवा महल रहा करता था। तो उस 2001 से 8 के बीच में, 6 के बीच में वो बहुत ही उनका खराब ट्रैक रिकॉर्ड था। एक अलग से एक सत्ता आप कह लीजिए, जैसे किसी दौर में संजय गांधी भारत के अंदर वो हुए थे। तो अभी क्या है कि वहां एक जमात के मजबूत रहने से और भारत को अगर रिश्ता ठीक करना है तो 2-3 चीजें तो करनी पड़ेगी। एक तो भारत राहत की सांस तो ले रहा होगा कि एक इस्टेब्लिशमेंट आया वहां पे, थोड़ा सा एक राहत की बात तो अपने आप हो गई बिना किसी आगे के रिश्ता बढ़े हुए। लेकिन आने वाले समय में कुछ चैलेंजेस रहेंगे जिसपे ध्यान देना होगा। अगर भारत में अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़ेंगे, अगर मान लीजिए, तो वहां दबाव बढ़ेगा बांग्लादेश की सरकार पे। वहां जमात के लिए स्पेस बढ़ता जाएगा। वहां की जो कट्टरपंथी हिस्सा है उसके लिए स्पेस बढ़ता जाएगा। एक ये खतरा भारत के लिए भी बना रहेगा। भारत में जिस तरह की सरकार है और अल्पसंख्यक जिस तरह से निशाने पर बनाए जा रहे हैं, उसका एक रिप्रोडक्शन आपको बांग्लादेश में दिखेगा। दूसरी बात, एक संकट यह है कि हसीना यहां से पॉलिटिकल बयान देती रहेंगी। ये अभी उन्होंने फिर बयान दिया है, दिल्ली में रहते हुए बयान देती रहेंगी। तो एक लगातार वहां तनाव बांग्लादेश में हसीना के चलते वहां की सरकार को भारत से रिश्ते ठीक करने में भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अभी जनमत है जो बीएनपी के साथ ही भी चला गया है, वो केवल जमात की बात नहीं है। वो जनमत अभी हसीना को लेकर के और भारत को लेकर के उसको अभी तनाव बना हुआ है उसका भारत के साथ। और भारत में अगर अल्पसंख्यकों के साथ संकट बना रहेगा तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़ेंगे और जमात की राजनीति आगे बढ़ने लगी फिर से, और हसीना वाला जो मसला वो फंसा रहेगा। आने वाले समय में देखना है। भारत ने तो बहुत वहां चुनाव घोषित होने से पहले ही उनको बधाई दे दी है सबसे पहले। और अभी ये चुनाव से पहले जयशंकर जा करके उनके तारिक रहमान से जाकर के मिल चुके हैं, और मोदी का एक अलग से पत्र भी उन्होंने उनको सौंपा है। तो भारत एक कोशिश कर रहा है, भारत तो बल्कि जमात के साथ भी कोशिश कर रहा है। मनीष, इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। ये जमात के साथ भी वो ठीक कर रहा था रिश्ता। अच्छा। उसको ये भी आशंका थी कि जमात भी आ सकती है, तो जमात के साथ भी, जिसे कही रहा है कि वहां अफगानिस्तान के साथ भी उसने रिश्ता अपना बना के रखा है, इस दौर में कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी जो अंदरूनी राजनीति है बांग्लादेश के साथ रिश्ता ठीक नहीं होने देगी अगर उसमें परिवर्तन नहीं किया गया। ये बड़ा सवाल भारत के सामने। ठीक है, रघुवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े। रघुवीर सिंह, जवाब दीजिए इसका। रघुवीर सिंह बोलिए। ये सवाल है आपके लिए, मनीष शर्मा ने छोड़ा है कि अगर आंतरिक राजनीति नहीं ठीक कीजिएगा तो फिर दबाव होगा, और शेख हसीना भारत से बयान देती रहेंगी तो फिर रिश्ते ठीक करने में थोड़ी दिक्कतें होंगी। और भारत जमात से भी एक अपने अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये नई डिप्लोमेसी है, जैसा अभी कहा निपुण जी ने। भारत की भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम सबके सामने है। भारत जो है अपने जितने भी अपने नेबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी हैं, सबके साथ जो है ये सामने से पहल जरूर करता है कि सबके साथ जो है रिश्ते मजबूत हों। और अगर कोई आंख दिखाने की बात करता है तो उसके साथ उस तरह का व्यवहार ही किया जाता है
जैसा किया जाना चाहिए। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें कोई अगर आपदा आए, कोई परेशानी आए, जो एक पड़ोसी के प्रति जो कर्तव्य होता है वो भारत ने हमेशा निभाया है। और रही बात अंदरूनी पॉलिटिक्स की, तो हम लोग ने देखा है कि किस तरह जो है कुछ पार्टियां हैं हमारे देश में जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठाते हैं और किस तरह दूसरे देश को मुद्दा मिले। ऐसे मुद्दे जो हैं, जब तक ऐसे लोग अपनी विचारधारा, देश के प्रति विचारधारा नहीं रखते हुए ऐसे पार्टियां जब तक इस तरह की काम करेंगी तो जाहिर सी बात है कि दूसरे देशों में भी जो अच्छा, आप है चाहते हैं ऐसे आंखें बंद कर हमारे लें, विरोधी पूरे हैं, देशवासी ऐसे जो आंखें बंद कर लें, जो आप करते रहे वो करने दें, कुछ न करें, ये आप चाहते हैं क्या? ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं? आंखें बंद कर लें, आप जो कुछ करें वो चश्मा लगा लें, वो चश्मा बीजेपी का हो, सभी लोग उसी से देखें। फॉरेन पॉलिसी का लोहा आज सारी दुनिया मान रही है। अच्छा, ये आपको मानना होगा। पर जो देशद्रोही हैं, जो देश में रह करके दुश्मन देशों का जो काम के लिए काम कर रहे हैं, ये उनके रघुवीर लिए सिंह, जो है जवानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए और उनको चौराहे पे टांग दीजिए उठा के। वो जनता तो जनता, अरे ये काम जनता पे छोड़ देते हैं, जो सरकार का काम है वो जनता पे छोड़ देते हैं, और जनता का काम आप करते नहीं है। जो काम सरकार का है वो आप जनता पे छोड़ देते हैं। गजब है भाई, आप लोग गजब है। जो सरकार का काम है सरकार कर रही है। अरे ऐसे अगर राष्ट्र विरोधी लोग राष्ट्र के अंदर घुसे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखिए, जेलों में डालिए उठा के उनको। मुकदमे की तो बात नहीं है, उस पर तो कार्रवाई हो रही है। कहीं नहीं हो रही कार्रवाई। जिनकी तरफ इशारा है आपको, वो नेता घूम रहे हैं सब, आपको सदन से लेकर सड़क तक दौड़ाए हुए हैं आपकी पार्टी को। जिन नेताओं की बात आप कर रहे हैं, इशारा आपका उसी तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ। आपके परसेप्शन आप जो बनाना चाहते हैं मैं उस पर तो बोल नहीं पाऊंगा। नहीं, कोई परसेप्शन नहीं बनाता मैं। आप लोगों को बड़ा सरल मिलता है कि किसी पत्रकार को परसेप्शन में फंसा दो। ये मैं इन चीजों में फंसता नहीं हूँ रघुवीर सिंह, मैं बिल्कुल नहीं फंसता। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, मैं दूसरों से भी सवाल पूछता हूँ, मैं इस चक्कर में नहीं रहता। जो लोग आपकी पैरवी करते होंगे या जो लोग कांग्रेस की पैरवी करते होंगे वो आपका कांग्रेस का दिया खाते होंगे। मैं ईश्वर का दिया खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जिस तरह यहाँ की पार्टी ने उनको समर्थन दिया, उस पर कोई बयानबाजी नहीं की, उस पे अपनी जो बातें नहीं रखी, तब तो आप लोग उनसे सवाल पूछते नहीं है। सब पूछते हैं सवाल, सत्ता से पूछा जाता है कि विपक्ष से पूछा जाता है भाई। अगर विपक्ष का नेता कोई है, अगर वो राष्ट्र विरोधी हरकतें करा, बंद करिए उसको, गिरफ्तार करिए। भूमिका में आए ना, विपक्ष आज की डेट में कुछ भूमिका में है, गिरफ्तार करिए ना उसको, विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करिए। ये विषयांतर मत करिए, फॉरेन पॉलिसी भी बात करिए और बांग्लादेश के रिश्तों में बात करिए। कैसे सुधरेंगे रिश्ते, कैसे सुधरेंगे रिश्ते, बताइए। रिश्ते पहले भी हम लोग ने, हमारी पहल सबसे अच्छी रही है, भारत ने हमेशा कोशिश की है। और इसके जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है रिश्तों पे बात करना। पर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, इसीलिए अब जो है उनको मुद्दा चाहिए, बयानबाजी चाहिए, तो इस तरह की बातें वो उछाल रहे हैं। स्वाति चंद्रशेखर, ठीक है रघुवीर सिंह, स्वाति चंद्रशेखर, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई इशारा आपकी तरफ है, वो आपका नाम लेने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों, कांग्रेस पार्टी का, लेकिन इशारा उनका वही तरफ है कि आप लोग राष्ट्र विरोधी हैं, छुपे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, और आप लोग मानते नहीं। आपकी पार्टी के नेता हरकतें भी वही करते हैं, तो पता चला वो कहीं जॉर्ज सोरस से आपके रिश्ते होते हैं। ठीक है रघुवीर सिंह, ठीक है, अब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। स्वाति चंद्रशेखर बोलिए। दिक्कत क्या है ना, उनको सिर्फ हमारा नाम लेने से खतरा नहीं है, खुद अपने पार्टी के लोगों के नाम लेने से भी उनको खतरा है। आजकल आप देख रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी के नाम पे, खास करके जो फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी रहे और बाहर रहे डिप्लोमेट रहे, जो अभी मंत्री है इस कैबिनेट में, तो उनका क्या क्या हरकतें चल रही है, और खास करके स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के नाम पे क्या क्या देश के अंदर चल रही है ये पता ही है। ऑफ कोर्स जब इनके पार्टी के नेता के लोगों का नाम लेना ही इनको शर्म आ रहे है, तो फिर हमारा नाम क्यों ले इन्हें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, और स्वाति, इनको क्यों शर्म आए? तो आपकी पार्टी के लोग राष्ट्रद्रोही काम करते हैं जैसा ये कह रहे हैं, तो इनको शर्म क्यों आएगी? क्या राष्ट्रद्रोही काम?
दूसरे दूसरे देश के राजनीति में घुसकर वहां पे इस बार ट्रम्प सरकार कहकर, फॉरेन पॉलिसी तो यही है, मैं वहीं पे आ रही थी। अभी देश का फॉरेन पॉलिसी क्या है ना, जब नेहरू जी स्टार्ट किए थे तब देश का फॉरेन पॉलिसी अलग था। अब देश का फॉरेन पॉलिसी ऐसे है कि तोड़ने वाले पॉलिसी है। दूसरे देश के अंदर घुसो, उसको पॉलिटिक्स में घुसो, वहां पे जाके कैंपेनिंग करो, फिर वापस उल्टा उसका देश का टैक्स हमारे देश के ऊपर लगवाओ। यही तो है हमारी फॉरेन पॉलिसी। दूसरा देश का प्रधानमंत्री जब वो लोग खुद नहीं चाहते कि उसके देश के अंदर रहे, उन लोगों को जब हमारे देश तो यही बन चुके हैं ना, ये लोग तो कहते हैं कि रोहिंग्यास आ रही है, बांग्लादेश से वो आ रही है, बांग्लादेश से ये आ रही है। खुद इनके पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर भारत लेके आए, इन लोगों ने यहाँ पे शेल्टर दिए हैं। मैं एक दो चीज को समझ सकती हूँ कि नेबरिंग कंट्रीज को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब तकलीफ में है उसको मदद ना करे। खास करके बांग्लादेश को जो माँ कहते हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री माता, उस समय की डिप्लोमेसी देख लीजिए। एक कंट्री को हमने खड़ी कर दी और हमने बोला कि आप अपना शासन करो, आप अपना तरीके से अपना देश को चलाओ, और आप इज्जत के साथ और लॉयल्टी के साथ हमारे साथ रहो। पर ये क्या बात बन गई, जब पूरा देश नहीं चाहते कि शेख हसीना वहां पे रहे तो फिर वो वहां से बर्खास्त कर दिया, तो फिर आपने भारत को लेके आए, फिर वहां पे देखते रहे, तमाशा देखते रहे कि देश के अंदर क्या चलेंगे। फिर अच्छा जो स्वाति, अब इस पर बताइए, बीएनपी से क्या उम्मीदें हैं? जो हिंदुत्व की लीडरशिप को लेकर काम करते हैं, जो कहते कि पूरा देश का, पूरा विश्व का हिंदुत्व का टेका लगा के रखे हैं इन लोगों ने, तो फिर वहां पे जब हिंदूज की, माइनॉरिटीज की इतनी तकलीफ हो रहे थे, एक बयान तक नहीं चलाए। और खास करके दूसरा जो पार्टी है उसके साथ खड़े कर वहां पे इलेक्शन चलाने लगे, और आज ट्वीट कर दिया, तो ट्वीट करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? जब आप दूसरा देशों के राजनीति के अंदर घुसकर वहां पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर उससे फेल हो जाते हैं, उसका तो परिणाम क्या है हम देख चुके हैं। नई डिप्लोमेटिक नीति है स्वाति, आप लोग समझ नहीं पा रहे। अभी आप लोग नेहरू जी को पकड़े बैठे हुए हैं। ये नया भारत है और नई डिप्लोमेटिक नहीं, वही एफर्ट सच है। है, वही सच है। जो नाम इन्होंने क्रिएट किए थे उस समय पर, वो आज भी हमारी देश को ताकत दे रही है। और इंदिरा जी उस समय जो 1971 में जो हुआ था, अभी भी जो बीजेपी ने जितने भी कह रहे कि विश्वगुरु है मोदी जी, ये है मोदी जी, वो अब जरा है, इस पर आ तो जाइए, ये सब बीएनपी चल पर आ रही जाइए। थी। अब जो इतिहास, हमने इस देश को दिए हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिए हैं और हमारे नेता ने इस देश को दिए हैं। स्वाति इतिहास से जरा वर्तमान ऐसी पे आ स्थिति- जाइए। स्वाति नहीं, वर्तमान पे आ जाइए, वर्तमान पे आ जाइए। एक लास्ट सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो वाजपेयी जी हो, चाहे वो कुछ भी कोई भी हो, वो देश के प्रधानमंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसे बोल रहे, हमारे दरवाजे पे आए थे, मेरा पैर पकड़े थे, मुझे माफी मांग रहे थे। ऐसे बयान सुनने के समय भारत को आ चुकी है। मुझे शर्म आती है कि इस बात को कहकर कि बीजेपी ने इस देश को किस आपने स्थिति पे ले दुनिया जा भर की चुकी है। बातें की, लेकिन अभी तारिक रहमान की सरकार वहां बन रही है, उस पर कुछ नहीं बोल रही हैं आप। बोलिए, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां, विपक्ष क्या देख रहा है भारत का? देखिए डेमोक्रेसी के अनुसार उन्होंने वहां पे जीत चुकी है, तो फिर ऑलमोस्ट 209, सो दैट इज ऑलमोस्ट 70। भारत के लिए क्या, भारत के हाँ। रिश्ते अच्छे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, हमारा वो व्यापार बीजेपी के कारोबार ऊपर बढ़ेगा? डिपेंडेंट है। वो माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंडेंट है। उनका दिमाग कब क्या कैसे चलेगा, उन्होंने क्या कब चाहते हैं। मैं तो एक्चुअली मनीष शर्मा जी का बातों से एकदम सहमत हूँ। जब शेख हसीना यहाँ से बैठकर अगर अपने बयान देते रहे, बांग्लादेश के खिलाफ बोलते रहे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि भारत के रिश्ते वहां पे अच्छे रह सकते हैं? पहले जो अपने भारत के अंदर जो चीजें है दूसरे देशों को लेकर उसको ठीक करें, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी आप लोग कुछ भी कहें, आप लोग स्वाति आप कुछ भी कहें, सारे एक्सपर्ट कुछ भी कहें, मैं घोषणा कर रहा हूं इस मंच से कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। और उसके कारण राजनीतिक नहीं है, उसके कारण डिप्लोमेटिक नहीं है, उसके कारण व्यापारिक है। हमारे साथ अच्छे हो, मैं भी यही चाहती हूँ। उसके कारण व्यापारिक है। कुंडली पढ़ने से तो कुछ नहीं होने वाला है ना, ग्राउंड पे जो होना है वही तो होगा। ठीक है, थैंक यू। अब सीधे हम अमिताभ कुमार जी के पास जाएंगे। अमिताभ कुमार जी काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं और वो एक अच्छी समझ सोच रखते हैं। अमिताभ कुमार जी, इस पूरी जो डिप्लोमेटिक कवायद, एक तो हमने शुरू की, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि बीएनपी तारिक रहमान की वापसी क्यों इतनी ज़बरदस्त तरीके से हुई, क्या कारण मानते हैं?
इसको ये भी बड़ा हम जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पहले यूनुस साहब आए, फिर जमात में अपना तरीके से लगा जमात सत्ता में आ जाएगी, लेकिन अभी जैसे निपुण जी ने कहा कि जो शेख हसीना का वोटर था वो उनकी तरफ टर्न हो गया। क्या इतना आसान होता है क्या कि उनका वोटर उनकी तरफ, इनका वोटर उनकी तरफ हो जाए? अमिताभ जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए अमिताभ जी प्लीज। कुछ व्यवधान है मुझे लगता है। ये सवाल मैं महेंद्र सिंह की तरफ टॉस करता हूं। आ गया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए प्लीज। ये तो बहुत स्पष्ट है ना, जब कोई विकल्प नहीं है तो आप अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। आपने विकल्प ही खत्म कर दिया था। वोटर इधर हो गया उधर हो गया की बात नहीं है। जो हालात वहां के हैं उसके हिसाब से जनता को एक सरकार चाहिए, चुनी हुई सरकार चाहिए। जमाते इस्लामी ही तो वहां पे हावी थी। यूनुस क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। तो जनता को कम से कम जो स्थितियां बन गई हैं, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, ध्वस्त सी हो गई है, और अपराधों की स्थिति क्या है, लोग एकदम तबाह हैं, भुखमरी के कगार पे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं। तो किसी तरह कार्य व्यवस्था सुचारू हो सके, सारी चीजें जो हैं वो एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में जाए, तो मजबूरी में जनता ने वोट किया है। कोई उसका वोटर चला गया इसका वोटर चला गया वाली बात नहीं है। कोई आपने कंपटीशन नहीं छोड़ा इसलिए वो जीत गया। ये जरूर सामने आई बात कि बहुसंख्यक जनता अभी भी जो है नहीं चाहती कि वहां जो ये जिहादी किस्म की सरकार बने। ये बात स्पष्ट हुई है जरूर। और यह भी स्पष्ट हो गया है कि क्रांति के नाम पे जो लोग, जिन लोगों ने इस सत्ता को हस्तगत कर लिया था दूसरे देशों की सहायता से, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन हो, जिनकी मदद उनको मिली थी, पाकिस्तान की मदद मिली थी, वो सब जिहादी तत्व थे जिनका इस्तेमाल हुआ और उन्होंने गलत तरीके से सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था। और जब चुनाव हुआ तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि किसी भी तरीके से अवामी लीग नहीं आ पाए, उसको रहने ही नहीं दिया उन्होंने। तो एक तरफा था मसला, मिल गया। इसको लेके कोई बहादुरी नहीं, कुछ नहीं कह सकते आप। जैसे चीन में चुनाव होंगे तो वहां क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। यहाँ पे वही हालत है। और बांग्लादेश और भारत के अच्छे संबंध, ये सब अभी दूर के ख्वाब हैं। इन सब चीजों को अभी विश्लेषण करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। बहुत सारे वहां पे अवैध असामाजिक तत्व, बांग्लादेश की दृष्टि से आपको कहता हूं मैं, वहां प्रवेश कर चुके हैं। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, सबके लोग वहां पे बड़े घुसपैठ करके उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया है। अभी बहुत आसान नहीं है बांग्लादेश को समझना और बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध कायम करना। बांग्लादेश केवल और केवल, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि जिहादी तत्वों का कब्जा वहां से खत्म नहीं हुआ है, ये अच्छी तरह से जानिए। बीएनपी कोई ऐसी पार्टी कभी नहीं रही है जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है। तारिक रहमान, आपको पता है, वो खुद एक भ्रष्टाचारी आदमी, जान बचा के भागा हुआ था, फिर आ गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी वो घोषणाएं कर रहा है, लेकिन और भयानक भ्रष्टाचार में बांग्लादेश डूबने जा रहा है। उससे कोई उसे बचा नहीं सकता है। भारत सरकार अपने तौर तरीकों से केवल अपने को बचा के रखे, यही बहुत होगा। वहां कुछ भी ऐसा करना मुश्किल है। अच्छा, शेख हसीना के फैक्टर को कैसे आप देखते हैं? शेख हसीना फैक्टर को बीच बीच में बयान दे रहे हैं, इसको कैसे आप देख सकते हैं? हमें कोई फायदा नुकसान या कुछ नहीं? शेख हसीना का फैक्टर वहां अब अभी मैटर नहीं कर रहा है। शेख हसीना को भारत एक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, सीधी सीधी बात है। भारत के पास वो एक गुटका है जिसकी जब जरूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल करेगा। अब वहां पे जो सत्ता में जो दल आ गया है उसके अगेंस्ट जो पार्टी है उसकी नेता हमारे हाथ में है, तो कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ऐसा महसूस हो रहा था बीच में कि शेख हसीना का बोलना जरूरी है, तो बोलने का मौका दिया गया, जबकि कोई मतलब नहीं था कि शेख हसीना बोले। इतने समय से चुपचाप बैठी हुई थी यहाँ पे। अभी वो फिर से वो प्रत्यार्पण की मांग उन्होंने रख दी है उनकी। प्रत्यार्पण किया नहीं जा सकता, भारत सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी।
क्योंकि वो किसी भी तरीके से चाहेगी कि वहाँ की सरकार के को परेशान करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए हाथ में, और वो है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसमें चलता है ये। अच्छा, हम लोग मतलब अपर हैंड हैं ये मान रहे हैं हम लोग अपर हैंड तो है ही ना भाई। जो देश हम भारत से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है, तो वो अपर हैंड है ही ना। अब मुश्किल उसकी ये है, आप इस एक चीज को समझ लीजिए, कोई इस बात को नहीं समझता कि जो जिहादी तत्व है ना, उनको राजनीति से जोड़कर मत देखिए। वो तो दुनिया को कयामत में ले जाने की कोशिश करने वाले लोग हैं। उनकी सोच और समझ बिल्कुल अलग है। उनको तो कोई ऐसे मतलब तत्व नहीं तो है अफगानिस्तान राजनीति में भी हैं, हम उनसे हाँ, बात कर रहे हैं देश ना। ऐसे कयामत वाले तत्व जो हैं वो तो महाकयामत वाले हैं, लेकिन हम उनसे हाँ, बात कर रहे हैं अपनी जरूरत के तो हिसाब से। अफगानिस्तान भाई, किसी भी देश में जो अभी वहां पे सत्ता है, हमने अपने पिछले इतिहास से इस बात को महसूस किया है कि बर्मा को हमने समझा कि बर्मा में तानाशाह है इसलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो बहुत नुकसान झेला हमने। तो हम उस तरीके से हमने बड़ी व्यवहारिक ढंग से अब चीजों को समझना शुरू किया है, और हर राजनीति उसके हिसाब से ठीक अंतर्राष्ट्रीय है। राजनीति में कदम रखा है कि अगर आपके देश में कोई भी सत्ता में हो भाई, एक जो व्यवहारिक राजनीति है उसके हिसाब से हमें उसी से बात करनी पड़ेगी। तो उससे बात करनी पड़ती है और कर बहुत रहे सही हैं। बात, बिल्कुल ठीक बात, मैं हमने सहमत हूँ। अपने आप को उस तरीके से ढाला है कि हम उस मूर्खता में नहीं पड़ेंगे कि भाई किसी देश में वहां पे कोई राजा का शासन है। अब हमने जो गलती की, जैसे नेपाल में राजा का शासन था, हम लोग वहां पे लोकतंत्र लाने चले गए थे, हमारे यहाँ के वामपंथी समाज वाले। 1999-2000 में हमने कहा था कि इस देश को जो परेशान कर रहे हैं, अब ये देश इतना अशांत हो जाएगा, और हो गया। आज हम झेलते हैं उस देश को। उस देश में आज तक शांति नहीं है और अभी होने के चांसेस भी नहीं है। ये स्थिति आ गई कि लोग फिर राजा का शासन मांग रहे हैं। भाई, वो एक स्थिर शांत प्रकृति का देश था, हमारे साथ रहता था, हमारी हर बात मानता था, और हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया लोकतंत्र के नाम पे, ठीक है, और आज हम झेल रहे हैं। ठीक है अमिताभ जी, ठीक है, थैंक यू। मनीष शर्मा मुस्करा रहे हैं, एक छोटी सी टिप्पणी। मनीष शर्मा बोलिए, ये कैसे हम देख सकते हैं कि हम अमेरिका में जाकर ट्रंप के लिए नारे लगाएं और नेपाल में जाके वामपंथियों ने वहां अपना लोकतंत्र की मांग कर दी? दो ही चीजें हैं, दोनों चीजें मेल खाती हैं। भारत से जाके थोड़े किसी ने मांग की है, ये पता ना कहाँ से ये सूचना है। ये भारत नेपाल के अंदर ही वहां लेफ्ट मजबूत हुआ है, गया, वो उसका अंदरूनी मामला, वो इशू नहीं। दूसरा मैं ये कह रहा था कि इसको समझा जाए कि हसीना का यूज करेंगे हम। अगर अगर वो कह रहे हैं आप सर कि हसीना जी का हम यूज करेंगे, आ रहा हूँ तो अमिताभ जी, आ रहा हूँ, फिंगर डाउन रखिए, इसका मतलब हम बांग्लादेश में ये बात ही बहुत खतरनाक है कि हम इसका यूज करेंगे। इसका मतलब बांग्लादेश में हम अपने प्रति तनाव और बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर हमारे अंदर ये भावना है कि कहाँ जाएगा हमारा बॉर्डर से, तो उसका 94% बॉर्डर तो हमारे पास है। अगर ये भावना रहेगी बांग्लादेश को लेकर के, तो कहाँ जाएगा? ठीक है, आज के संबंध केवल बॉर्डर से नहीं बनते हैं। ठीक है, आज के संबंध के बहुत सारे रास्ते हैं। तो ठीक है इसका मनीष। मतलब अगर उस दिशा पे आगे बढ़ा जाएगा तो बांग्लादेश से संबंध और हमारे आने वाले समय में खराब हो सकते हैं। थैंक यू अमिताभ जी। बस 20 सेकंड, फिर मैं महेंद्र सिंह के पास जाऊंगा, उन्होंने सबको पूरा 1 घंटा सुना है। बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता। अपने हितों के हिसाब से हर देश काम करता है, इस बात को अच्छी तरह से समझिए। थैंक यू, धन्यवाद। महेंद्र सिंह बोलिए, डिप्लोमेसी, जैसे वक्ताओं ने कहा कि भाई ये हम फ्लेक्सिबिलिटी रखें, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम बदलते रहें, सुबह बदल जाएं, शाम बदल जाएं, दोपहर में अलग बयान, और तभी हम दुनिया के साथ चल पाएंगे, जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके साथ हम चल पाएंगे। और जैसे अमिताभ जी ने कहा कि बांग्लादेश की सरकार जो नई है उससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना करें। बोलिए अमिताभ जी, जल्दी से बोलिए। सर, आप व्याख्या गलत कर रहे हैं कि जब मर्जी आप सही बदल कर जाए। दीजिए, आप जो बोल रहे हैं सही व्याख्या उसमें कर जो दीजिए। तथ्य है, जो टिप्पणी है, आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पे टिप्पणी कर रहे हैं। जब मर्जी बदल जाए, सुबह शाम बदल जाए, इस तरह की बातें नहीं होती हैं। आप किसी सही भी कर देश को दीजिए उसको उसको। आप देख लें, अगर वो एक जिहादी देश नहीं है तो हर देश जो है समय और परिस्थिति के अनुसार अपने चालें बदलता ही है और बदलेगी। ठीक है महेंद्र सिंह, बोलिए। ठीक है सर।
आप खिल्ली उड़ाने के अंदाज में जो कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, खिल्ली बहुत मैं नहीं उड़ा गंभीर रहा सी हूँ। बात है। मैं खिल्ली क्यों बिल्कुल उड़ा उड़ाऊंगा? रहे हैं आप। सुबह शाम जो चीजें बदलेंगे उसको कहा जाएगा ना, खिल्ली थोड़ी उड़ा रहा हूं मैं। सुबह शाम नहीं बोलिए बदलती चीजें हैं, बोलिए। अपने हितों के हिसाब से हमें ये निर्णय दुर्गेश लेने जी, ठीक है, वो पड़ते हैं। आपका व्यू हो सकता है अमिताभ जी, आप अपने व्यू मुझे नहीं फांस सकते, ठीक है। बोलिए महेंद्र सिंह, बोलिए कपड़ा पहन के ठंड में भी रहे, बारिश में भी रहे, गर्मी बोलिए में भी बोलिए रहे, बोलिए, अब बोलिए, ठीक है महेंद्र सिंह बोलिए। हाँ, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं निश्चित तौर पर हमने बांग्लादेश बनाया है, उसमें बड़ी भूमिका अदा की है, वो सारी चीज़ें, और बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। अभी जो तारिक साहब जीत के आए हैं, उन्होंने कई जगहों पे इंटरव्यूज दिए और अपने मैनिफेस्टो में भी कहा, दो चीज़ों को बड़ा स्ट्रेस दिया उन्होंने कहा कि अब हमें कोई डिक्टेट ना करे, मतलब बड़े भाई वाला वो ना करे, और हम भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों को समान रूप से हम देखेंगे। ये उनका एक स्टेटमेंट है, तमाम जगहों पे छपा भी है और सब कुछ है। सवाल ये है कि बांग्लादेश की स्थिति भारत के नज़रिए से खराब क्यों हुई। उसमें निश्चित तौर पर जो विद्रोह छात्रों का हुआ वो स्वतः तो नहीं था, वो कराया हुआ था, और वो तमाम जगहों पे तमाम लीक्स में आया और सारी चीज़ें हुई हैं। अब उसका असर ये हुआ कि हम उसको संभाल नहीं पाए। हम अभी किसी भी देश को, अपने पड़ोसी को संभाल नहीं पाए थे, हमारी पता नहीं कौन सी नीति थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो पॉलिटिक्स शिफ्ट हुई है तो हमने बदलाव किया और धीरे धीरे रिश्ते थोड़ा मधुर हो रहे हैं। ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का बड़ा फेल्योर था। अभी बांग्लादेश के साथ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत संबंधों को मधुर बनाने में या दूरी बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। एक तो शेख हसीना का मामला है कि क्या भारत तो प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी देगा। दूसरा, बॉर्डर्स किलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा बांग्लादेश कंसर्न करता है। तीसरा, पानी का बंटवारा, तीस्ता का, गंगा का जो ट्रीटी थी वो रिन्यूअल होनी है, तीस्ता के लेकर के है। बहुत मतलब 50 के करीब नदियां हैं जिनको लेकर के हमारे साथ उनके रिलेशंस कठिन दौर में जा सकते हैं। अल्पसंख्यक वाला मुद्दा तो चुनावी मुद्दा है, उसमें कोई बड़ा मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय वो सब लोग राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको, वो कोई कूटनीति के तौर पर नहीं। अब सवाल है कि अमेरिका का कंसर्न कितना रहेगा वहां पर। मेन मुद्दा ये है क्योंकि चाइना को और इंडिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका इस तरीके की हरकतें करता है, और अभी जब तक ट्रंप हैं तब तक ये बिल्कुल मान के चलिए कि मामला इतना आसान नहीं होने वाला है। चाहे तारिक रहमान साहब चाहें, चाहे मोदी साहब चाहें कि बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएं रिश्ते, मैं नहीं देख रहा हूं कि बहुत आसानी से ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ लेकिन वहां महेंद्र करेगा। महेंद्र अमेरिका को रोकने के लिए हम कुछ कर भी थोड़ा नहीं रहे हैं। वो सुबह कुछ बयान देते हैं हमारे लिए, शाम कुछ देते हैं, दोपहर में कुछ देते हैं। जो बात अभी अमिताभ जी को अच्छी नहीं लगी, मेरा संदर्भ अमेरिका ही था। वो कुछ भी कहते हैं, बिल्कुल, वो कुछ भी कहते हैं बिल्कुल, हमारे लिए। बिल्कुल। अमिताभ जी, अब मैं आऊंगा, ताकत की आपके पॉलिटिक्स हो पास रही। आऊंगा बाद में, ठीक है, बोलिए। अब ताकत की पॉलिटिक्स हो रही है। ट्रंप ने जियो पॉलिटिक्स को बिल्कुल चेंज कर दिया। आप देखें ना, यूरोपियन यूनियन जो उनके पुराने एलाइज थे वो भाग के चाइना फिंगर के डाउन पास अमिताभ गए। जी, मैं आऊंगा, बोलिए। वो भाग के चाइना के पास गए, तो ट्रंप ने किसी को नहीं छोड़ा। तो ये बिल्कुल अलग कूटनीति, मतलब ट्रंप को कूटनीति ये कहा जाएगा, जो कूटनीति की अवधारणाएं थी वो सब उन्होंने चेंज कर दी, वो बदल दी। तो वो एक बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए। आप उनका जो भी ट्रस्ट है, कनाडा को कह रहे हैं वो हमारे आप प्रांत बन जाइए, गवर्नर बन जाइए, गजब है ये स्थिति। कौन सी कूटनीति है। ग्रीनलैंड कह रहे हैं हमें दे दीजिए ग्रीनलैंड को, कई कुछ कह रहे हैं फ्रांस से भिड़ रहे हैं, ब्रिटेन से भिड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं। स्वीडन की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ उनकी वार्ता थोड़ी सी ठीक नहीं रही तो उन्होंने 39% टैरिफ लगा दिया। ये इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही। अभी जैसे अपने यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारेंगे, हमने क्या स्टेप उठाया। आईपीएल का विवाद बेवजह हमने किया, हमारे कुछ कट्टरपंथियों ने मामले को गर्म कर दिया, हम उनको शांत कर सकते थे। वो सारे एक्टर्स हमारे गवर्नमेंट के सपोर्ट वाले एक्टर्स थे, उनको हम शांत कर सकते थे। अभी हमने बजट में क्या किया, जो सहायता हम सालों साल देते आ रहे थे उसको आधा कर दिया। ये कोई हमारे एक तरीके से कोई अच्छी पहल तो नहीं थी ये। हम संबंध भी सुधारना चाह रहे हैं और हम हाँ, इस बस तरीके मैं की ये चीजें कहने भी वाला था, कर रहे हैं। संदर्भ सुधारने की तरफ पहल भी है और ये भी करेंगे हम। हाँ, शेख हसीना से हम क्यों बयान दिलवा रहे हैं, नहीं दिलवाना चाहिए था उनको। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको लेकर के हमारी तरफ से कोई ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ पॉजिटिव। केवल ट्वीट कर देना, ट्वीट तो पाकिस्तान के लिए भी किया था प्रधानमंत्री ने, तो कैसे रिश्ते हैं। ट्वीट तो करना एक कटसी है कि हाँ ठीक है, हमने आपको बहुत बहुत बधाई और फोन पे बात तो होती है, ये करते ही courtesy हैं, मुझे लगता है courtesy प्रधानमंत्री जी सभी ने भी करते इसी हैं। इरादे से किया होगा। हाँ जी, तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसमें कोई सुधार होने की उम्मीद है।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, चूँकि वक्त अब बिल्कुल इजाज़त देता नहीं है, हम ओवरशूट कर चुके हैं। कूटनीति अपनी तरीके से चलती है, राजनीति अपनी तरीके से चलती है। हमारा कंसर्न यही है कि बेहतर तरीके से हमारा देश अपने पड़ोसियों से संबंध बनाए, और उसके लिए पहल भी हो रही प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और विदेश मंत्री जी भी इसके लिए पहल कर रहे हैं, और विपक्ष का अपना नज़रिया है। तो केवल ये नहीं कि साहब कोई वेद पुराण है, कोई नीति देश के लिए है, देश के नागरिक को बोलने का हक है, कोई वेद पुराण थोड़ी है कि भगवान नाराज हो जाएंगे ऐसा हम बोल देंगे, ये बिल्कुल नहीं है। हर जायज़ चीज़ के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, कहिए, लेकिन दायरे में रहकर। नमस्कार।